अब हम जानेंगे क्षार धातुएं जब डाई हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो किस प्रकार से यौगिक बनाती हैं। डाई हाइड्रोजन यानी H2 के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके जो हाइड्राइड होते हैं वे आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये आयनिक प्रकृति के क्यों होते हैं, चलिए जानें। क्योंकि क्षार धातुओं का जो आयनन एंथैल्पी का मान है वो बहुत ही कम होता है, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और जब इन इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो हाइड्रोजन हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये लिथियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड बना लेते हैं, या कोई भी क्षार धातुएं जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो हाइड्राइड में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। तो इन अभिक्रियाओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2M। M यहाँ पर किसी भी प्रकार की धातु यानी क्षार धातु में से कोई भी धातु हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो 2M प्लस H2 इज इक्वल टू 2MH। इसी प्रकार लिथियम जब रिएक्ट होगा तो 2Li प्लस H2 इज इक्वल टू 2LiH। 2Na प्लस H2 इज इक्वल टू 2NaH। विभिन्न प्रकार की क्षार धातुएं जब हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं तो ये हाइड्राइड में परिवर्तित होती हैं। और हमने ये भी जाना कि क्यों इनके हाइड्राइड जो है आयनिक प्रकृति के होते हैं। अब इन हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व क्या होगा, तो जो सबसे छोटा तत्व है वो है लिथियम। तो लिथियम जब हाइड्राइड के साथ या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो लिथियम हाइड्राइड बनाता है। बंध का जो स्थायित्व होगा लिथियम हाइड्राइड के लिए वो सबसे ज़्यादा होगा, और सीजियम हाइड्राइड का जो तापीय स्थायित्व है वो सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि आकार में वृद्धि होती है। तो जब आकार में वृद्धि होगी तो जो क्षार धातु और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध स्थायित्व है उसका मान कम हो जाएगा, तापीय स्थायित्व का मान भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो तापीय स्थायित्व का जो क्रम होगा वो होगा LiH, सबसे ज़्यादा तापीय स्थायित्व दर्शाता है, फिर NaH, इसके बाद KH, फिर सीजियम H यानी सीजियम हाइड्राइड सबसे कम तापीय स्थायित्व वाला होता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो सबसे अधिक होता है सीजियम का। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। ये इसलिए प्रबल अपचायक होती हैं कि आसानी से ये H दे सकते हैं, दूसरे को अपचयित कर सकते हैं। तो इनके जो हाइड्राइड होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर चूँकि इनके हाइड्राइडों का जो तापीय स्थायित्व है वो कम होने लगता है। तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे इनके हाइड्राइड का अपचायक गुण देखते हुए हम, तो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण बढ़ेगा इनके हाइड्राइडों का, क्योंकि हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। इनके हाइड्राइडों का जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो हाइड्राइड होते हैं हमने देखा कि ये आयनिक प्रकृति के होते हैं, और आयनिक प्रकृति के होने के कारण इनके बीच का जो बंध है वो बहुत ही प्रबल होगा और इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसके गलने के लिए, तो इसलिए इसके गलनांक का मान अधिक होता है। अगला हम देखेंगे हैलोजन से अभिक्रिया। तो जब क्षार धातुएं हैलोजन से क्रिया करती हैं तो आयनिक हैलाइड बनाती हैं MX प्रकार का। तो क्षार धातुएं धनावेशित होती हैं, धन विद्युतीय गुण वाली होती हैं, और हैलोजन जो है वो ऋण विद्युतीय गुण वाले होते हैं। तो इनका जो हैलाइड होता है वह आयनिक प्रकृति का होगा। लेकिन लिथियम कुछ अपवाद दर्शाता है, क्योंकि लिथियम का आकार अत्यंत ही छोटा होता है, और जब ये आयनाइज फॉर्म में होता है यानी Li+ के रूप में होता है तब ये आयनिक प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है, ये सहसंयोजक गुण वाले कुछ हैलाइड बनाने लगता है। तो लिथियम ऐसा क्यों करता है? क्योंकि लिथियम की जो ध्रुवण शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। Li+ के रूप में यदि हम लिथियम को देखते हैं तो ये उच्च ध्रुवण शक्ति वाली होती हैं, और किसी भी धनायन का आकार जितना छोटा होता है, बड़े ऋणायन को ध्रुवित करने की शक्ति या बड़े ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को डिस्टर्ब करने की जो शक्ति होती है, या उस इलेक्ट्रॉन मेघ को उदासीन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक धनायनों की होती है। जितना छोटा धनायन होगा उसके लिए होती है। तो इस प्रकार लिथियम का आकार छोटा होता है तो हैलाइड आयन के अभ्र को ये बहुत तेज़ी से विकृत कर सकता है। तो लिथियम
आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण दर्शाता है, क्योंकि Li+ अपने परिवार का सबसे छोटा धन आयन है और आयोडाइड माइनस अपने परिवार का सबसे बड़ा ऋण आयन है। तो लिथियम प्लस की ध्रुवण करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होगी और आयोडाइड की ध्रुवित होने की शक्ति सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर सहसंयोजी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और लिथियम के जो अलग अलग हैलाइड होते हैं उसका जो नेचर है वो हैलोजन के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होने लगती है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ने लगता है। तो इनके जो हैलाइड होते हैं उनका क्रम देखिए, Li सबसे अधिक सहसंयोजी गुण दर्शाता है, फिर LiBr, LiCl और LiF। तो यहाँ पर Li सबसे छोटा धन आयन है और आयोडाइड सबसे बड़ा ऋण आयन है। तो सहसंयोजी प्रवृत्ति लिथियम आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी और सहसंयोजक प्रवृत्ति लिथियम फ्लोराइड की सबसे कम होगी, क्योंकि लिथियम सबसे छोटा धन आयन है और उसी तरह से जो फ्लोराइड आयन है वो सबसे छोटा ऋण आयन है। तो यहाँ पर सहसंयोजी गुण कम होगा, आयनिक गुण अधिक होगा। अब हम जानेंगे द्रव अमोनिया के साथ जब ये क्षार धातुएं क्रिया करती हैं या द्रव अमोनिया में जब क्षार धातुओं को घोला जाता है तो ये किस प्रकार से रंग में परिवर्तन करते हैं। तो इसको हम दो प्रकार से समझेंगे। यदि तनु विलयन है तो क्षार धातुओं को जब द्रव अमोनिया में मिलाते हैं तो द्रव अमोनिया में मिलाने पर ये नीले रंग का विलयन देती हैं। द्रव अमोनिया के साथ जब क्षार धातुएं क्रिया करती हैं तो नीला रंग देती हैं और ये जो विलयन होता है उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय हो जाती है और ये विद्युत का चालन भी कर पाते हैं, यानी विद्युत चालकता भी दर्शाते हैं, अच्छे अपचायक भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम एक समीकरण देखेंगे कि जब कोई धातु आयन द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो धातु जब द्रव अमोनिया से क्रिया करता है तो चूँकि क्षार धातुओं में ये प्रवृत्ति होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो शेष बचता है M+, अर्थात एक धन आयन बचता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बनती हैं, एक होता है M+ और एक होता है E-, मतलब M परिवर्तित होता है M++ इलेक्ट्रॉन में। जब ये M+ अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनीकृत धनायन बनाता है और जब इलेक्ट्रॉन अमोनिया से क्रिया करता है तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं M + X + Y NH3। तो यहाँ पर NH3 के कई सारे अणु हैं जिसको दो प्रकार से दर्शाया गया है ताकि समझने में आसानी हो, = M + NH3 होल X है। तो M+ का मतलब है कि ये जो M है यानी धातु है वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनायन में परिवर्तित हुआ, NH3 होल X यानी यहाँ पर X अणु जो है अमोनिया के वो M+ के साथ जुड़ गए। इसी प्रकार से साथ में बनता है E- NH3 होल Y। तो Y अणु जो अमोनिया के हैं वो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गए। तो दो प्रकार से यहाँ पर धनायन बना और इलेक्ट्रॉन बना, दो प्रकार से अमोनिया के साथ यहाँ पर आयंस बने। तो अमोनीकृत धनायन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, और जो चालकता होती है इस विलयन की इसी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है जो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो नीले रंग का कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अमोनीकृत हो गया है, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया के कुछ अणु जुड़ गए हैं और दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में ये कुछ ऊर्जा का अवशोषण करने लगते हैं और इस वजह से ये नीला रंग देते हैं। लेकिन कभी कभी अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण या एनहाइड्रस स्थिति आ जाती है, यानी जल की अनुपस्थिति के कारण अनार्द्र स्थिति जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति यदि आती है तो ये जो नीला रंग है वो विघटित हो जाता है। तो अब ये जो नीला रंग है वो तांबा जैसा दिखने लगता है, तांबा कांसा जैसा दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो नीला रंग है वो विघटित होता है और धातु एमाइड में परिवर्तित होता है और डाई हाइड्रोजन बना लेता है। तो इस रिएक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं M+ और नीचे देखिए लिखा है AM। AM का अर्थ है अमोनीकृत, यानी अमोनिएटेड कह सकते हैं इसको। तो अमोनिएटेड कैटायन यानी अमोनिएटेड धनायन है, अमोनीकृत धनायन है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 लिक्विड, क्योंकि अमोनिया लिक्विड है, = M NH2। तो यहाँ एमाइड बना
प्लस हाफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर द्रव अमोनिया के साथ जब अमोनिएटेड धन आयन क्रिया करते हैं तो ऐसी स्थिति में एमाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यदि इस विलयन का सांद्रण कर दिया जाए, यानी क्षार धातु का द्रव अमोनिया के साथ जो विलयन है उसको और ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया जाएगा, तो इसमें कई सारे परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि रंग में परिवर्तन, तो अब ये जो नीला रंग है वो परिवर्तित होने लगता है तांबा कांसा जैसा। और ये जो कलर चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो धातु आयन है वो क्लस्टर बना लेते हैं, एक झुंड के रूप में आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ धात्विक चमक उत्पन्न होने लगती है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें पेयरिंग होने लगता है, तो अलग अलग जो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है उसमें पेयरिंग होने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनने लगता है, तो ऐसी स्थिति में ये नेचर, इनकी जो प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय हो जाती है, अर्थात डाईमैग्नेटिक हो जाती है। और ये होता है इलेक्ट्रॉनों के समूहन के कारण, पेयरिंग के कारण। तो अब इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है तो E माइनस NH3 होल वाई है, E माइनस NH3 होल वाई है। तो इस तरह से जो अमोनिया से रिलेटेड या अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो गया, तो यहाँ पर इसकी प्रकृति जो है वो प्रतिचुंबकीय हो गई, इसकी जो चालकता है वो कम हो जाएगी। इसलिए चालकता कम हो जाएगी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है, तो चालकता का मान भी कम हो जाएगा। और चूंकि यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया से घिर गए, अमोनीकृत जो धनायन है उसके कारण घिर गए, तो इनके कारण इसकी चालकता में कमी आ जाएगी और अपचायक प्रवृत्ति जो है वो भी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु आयन से घिर गए, तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति यहाँ पर घट जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जब द्रव अमोनिया के साथ क्षार धातुओं की क्रिया होती है तो तनु विलयन में अलग तरह की प्रकृति होती है, और जब विलयन को सांद्रित कर देते हैं तो प्रकृति थोड़ी अलग हो जाती है। अगला हम देखेंगे क्षार धातुओं का अपचायक गुण। क्षार धातुएं जो हैं वो प्रबल अपचायक होती हैं, जैसा हमने देखा कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसमें से लिथियम प्रबल अपचायक होता है। भले ही लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम E0 की वैल्यू लिथियम के लिए देखते हैं तो वो सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। तो जिस धातु के लिए E0 का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, जबकि सोडियम दुर्बल अपचायक होता है, क्योंकि सोडियम के लिए जो E0 का मान है वो कम ऋणात्मक होता है। ये जो E0 का मान है किसी भी धातु के अपचायक गुण के लिए जो जिम्मेदार है E0 का मान, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, ये मान डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। पहला है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और जलयोजन की एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी को हम देखेंगे कि M यानी धातु जो ठोस अवस्था में है वो परिवर्तित होता है गैस अवस्था में, तो इस दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन हुई इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। इसी तरह से ये जो गैस अवस्था में परिवर्तित हुई है धातु, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो धनायन में परिवर्तित हो गए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो गई वो हो गई आयनन एंथैल्पी। अब यहाँ जो धनायन बना है इसमें जल के अणु जुड़ रहे हैं, तो जल के अणु के योजन से, जल के अणु के जुड़ने से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा होगी जलयोजन एंथैल्पी। तो ये जो M प्लस है वो जब H2O के साथ रिएक्ट होते हैं तो M प्लस एक्वस बनाते हैं, मतलब ये जलीय विलयन बन जाता है धातु आयन का। तो यहाँ जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जल के अणु के जुड़ने से वो होगी जलयोजन की एंथैल्पी। तो किसी भी धातु के लिए जो E0 का मान है वो निर्भर करता है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और जलयोजन की एंथैल्पी। यहाँ हम देख रहे हैं कि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, तो जिस भी आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वो आसानी से जल के अणु को अपने में जोड़ लेते हैं।
सोडियम के लिए E0 का मान कम है तो यह दुर्बल अपचायक की तरह कार्य करता है, और इसके लिए E0 का मान कम ऋणात्मक, ऐसा हम कहेंगे कि E0 का मान सोडियम के लिए सबसे कम ऋणात्मक होता है, तो ये दुर्बल अपचायक की तरह कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो क्षार धातुएं हैं इनके यौगिक हैं बनते हैं, तो इनके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो इनके किस प्रकार से गुण होते हैं या इनके सामान्य गुण क्या हैं। तो अब हम जानेंगे क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड। वायु की अधिकता में जब लिथियम का दहन करते हैं तो लिथियम मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होता है, Li2O में परिवर्तित होता है, सोडियम परऑक्साइड में परिवर्तित होता है, Na2O2, और बाकी जितने भी धातु होते हैं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु आयनों का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, परऑक्साइड और जो सुपर ऑक्साइड है उसके स्थायित्व में भी वृद्धि होने लगती है। यानी जितना ज़्यादा धातु आयन का आकार होगा, जो सुपर ऑक्साइड आयन या जो परऑक्साइड आयन होते हैं उनके मध्य जो बंध है वो ज़्यादा स्थायित्व को दर्शाने लगता है। ये जो ऑक्साइड होते हैं वो सरलता से जल अपघटित हो सकते हैं, तो जब ये जल अपघटित होंगे ऑक्साइड तो हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं क्षार धातुओं के लिए। तो लिथियम का यदि हम ऑक्साइड देखेंगे या हम कॉमन रूप से किसी ऑक्साइड को लेते हैं क्षार धातुओं के लिए, तो उसे हम लिख सकते हैं M2O प्लस H2O इज इक्वल टू 2M प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर बना हाइड्रोक्साइड आयन 2OH माइनस। यदि यहाँ पर परऑक्साइड को लिया जाएगा M2O2, यानी हम किसी भी दूसरे धातु को ले सकते हैं। M तो कॉमन रूप से दर्शाया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ सोडियम ले लेते हैं तो Na2O2 लेके कर सकते हैं। तो M2O2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2M प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि OH माइनस बना, यानी हाइड्रोक्साइड आयन बना। अब हम बात करेंगे परऑक्साइड कैसे वाटर के साथ रिएक्ट होता है। तो 2MO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2M प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2 प्लस O2। तो इस प्रकार से इनके जो ऑक्साइड हैं, परऑक्साइड हैं और सुपर ऑक्साइड है, ये सभी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन देने के कारण ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये रंगहीन भी होते हैं, इनके जो भी ऑक्साइड हैं और परऑक्साइड हैं वो रंगहीन होते हैं, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड है वो पाया गया है पीले रंग का होता है या कभी नारंगी रंग के भी होते हैं, और ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो सोडियम परऑक्साइड है इसका प्रयोग प्रायः ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। क्षार धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जब हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होते हैं तो ये प्रबल क्षार की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा NaOH हो या KOH हो, ये सब प्रबल क्षार होते हैं, और जल में जब घोला जाता है इसे तो ये अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आसानी से जल में घुल जाते हैं लेकिन बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और इनके घुलने का कारण जो है वो तीव्र जलयोजन होता है। अब हम इसके अगले यौगिक के बारे में जानेंगे। जैसा हमने देखा था कि जब क्षार धातुएं हैलाइड के साथ क्रिया करती हैं तो MX प्रकार का हैलाइड बनाती हैं, तो इनका नेचर कैसा होगा। तो जो हैलाइड होते हैं ये उच्च गलनांक वाले होते हैं, कुछ रंगहीन भी होते हैं और क्रिस्टली ठोस प्रकृति के होते हैं। तो MX प्रकार के जब हम हैलाइड की बात करते हैं तो हम LiCl की भी बात करते हैं, हम NaCl की भी बात करते हैं, हम KCl की भी बात करते हैं। M की जगह पर हम कोई भी धातु ले सकते हैं और X की जगह पर हम कोई हैलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम हैलाइड जब कहते हैं तो सभी क्षार धातुओं के जितने भी हैलाइड हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इनके जो उपयुक्त ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड है या कार्बोनेट होते हैं, ये जब हाइड्रोहेलिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इनकी क्रिया से ये हैलाइड का निर्माण होता है। तो जितने भी हैलाइड होते हैं उनकी जो संभवन एंथैल्पी का मान है वो बहुत अधिक ऋणात्मक होता है। संभवन एंथैल्पी मतलब जब किसी भी यौगिक का एक मोल बनता है अपने अवयवी अणुओं से
तो उस दौरान जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहाँ इनके जो संभवन एंथैल्पी का मान है वो बहुत अधिक ऋणात्मक होता है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ऊष्मा उत्पन्न होती है इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसके लिए संभवन एंथैल्पी का मान उच्च ऋणात्मक होता है। जो क्षार धातुएं होती हैं, इनके जो फ्लोराइड हैं, उनके लिए डेल्टा एच संभवन एंथैल्पी जिसे हम कहेंगे, ये मान ऊपर से नीचे आने पर कम ऋणात्मक होता है। कम ऋणात्मक हो रहा है अर्थात ये जो वैल्यू है वो ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मक मान इसका कम होता जाता है। और वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं जैसे जैसे, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब के लिए ये डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो अलग हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं केवल फ्लोराइड की। जब क्षार धातुओं का फ्लोराइड हम देखते हैं तो उसके लिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर डेल्टा एच का जो मान है वह कम ऋणात्मक होता जाएगा। लेकिन जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, उसके लिए डेल्टा एच का मान इससे अलग होगा, विपरीत स्थिति होगी, वहाँ पर बढ़ जाएगा। गलनांक एवं क्वथनांक, यानी जब इनके हैलाइड बनते हैं तो कौन से हैलाइड हैं जो अधिक गलनांक वाले यौगिक बनाएंगे, तो सबसे उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा यहाँ फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो ये गलनांक और क्वथनांक का क्रम होगा जिस प्रकार से ये हैलाइड बनाएंगे। जिस भी हैलाइड आयन से ये जुड़ेंगे क्षार धातु, तो सबसे छोटे आकार का यहाँ पर देखा जाए इस परिवार में तो फ्लोराइड होता है। तो ये जब मान लीजिए ये लिथियम या सोडियम के साथ फ्लोराइड आयन बनता है, इस तरह का यौगिक बनता है, तो इनके लिए बंध की शक्ति अधिक होगी, तो गलनांक क्वथनांक का मान भी अधिक होगा। सभी जो हैलाइड होते हैं वो देखा गया है कि जल में अधिक विलेय होते हैं। लिथियम फ्लोराइड जो है वो जल में कम विलेय होता है। इसका कारण ये है क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा होता है, फ्लोराइड का आकार भी बहुत छोटा होता है अपने परिवार में। तो लिथियम फ्लोराइड की जो जालक ऊर्जा का मान है, लेटाइस एनर्जी की वैल्यू है, वो बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ दोनों आयनों के जुड़ने से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सीजियम आयोडाइड जो है उसकी विलेयता कम होने लगती है। इसका कारण है कि सीजियम प्लस और आयोडाइड माइनस की निम्न जलयोजन ऊर्जा के कारण, क्योंकि दोनों का आकार बड़ा है। सीजियम आयोडाइड में सीजियम अपने परिवार का सबसे बड़ा आयन है और आयोडाइड अपने परिवार का सबसे बड़ा ऋण आयन है। सीजियम सबसे बड़ा धन आयन है। तो इनके मिलने से जो सीजियम आयोडाइड बना है, इसकी विलेयता भी कम होती है क्योंकि इसकी जलयोजन एंथैल्पी का मान कम होता है। लिथियम के जो हैलाइड होते हैं, दूसरे हैलाइड फ्लोराइड के अलावा, ये सारे एथेनॉल में, मतलब कुछ कार्बनिक यौगिकों में ये विलेय होते हैं, जैसे एथेनॉल है, एसीटोन है या एथिल एसीटेट है, इसमें ये घुल जाते हैं। जबकि लिथियम क्लोराइड LiCl पिरिडीन में घुल जाता है। क्षार धातुओं के ऑक्सो अम्लों के साथ जो लवण बन रहे हैं वो रंगहीन होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं और जल में विलेय होते हैं और ऊष्मा के प्रति भी ये स्थायी होते हैं। से संबंधित हम दो प्रकार के लवण को देखेंगे, एक कार्बोनेट और एक होगा बाइकार्बोनेट। तो क्षार धातुओं के जो कार्बोनेट होते हैं उसमें यदि हम लिथियम कार्बोनेट को छोड़ दें यानी Li2CO3 को छोड़ दें तो बाकी सभी गर्म करने पर विघटित नहीं होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो विघटित हो जाता है गर्म करने पर। तो Li2CO3 को जब विघटित किया जाता है तो Li2O प्लस CO2 में परिवर्तित होता है। इसका कारण ये है कि लिथियम आयन सबसे छोटे आकार का होता है जो कार्बोनेट आयन को ध्रुवित कर पाता है और उसको ध्रुवित करने के कारण वो Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो पाता है, क्योंकि Li2O यहाँ स्थायी एक ऑक्साइड बन जाता है और ये होता है लिथियम आयन के छोटे आकार के कारण, उसके ध्रुवित करने के गुण के कारण। और यहाँ जो कार्बोनेट हम देखते हैं ये जल में घुल जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जब जल में घुलता है तो NaOH और H2CO3 में परिवर्तित होते हैं। तो Na2CO3 का जल में किस प्रकार से घुलना होता है, इसका रिएक्शन हम जानेंगे। Na2CO3 प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2CO3।
तो सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रवृत्ति का है। यहाँ जब इसको जल में घोलते हैं तो ये एक प्रबल क्षार NaOH में परिवर्तित होता है। सोडियम कार्बोनेट लवण है और सोडियम कार्बोनेट लवण है, उसे जल में घोलने पर ये अम्ल में भी परिवर्तित हो रहा है और क्षार में भी परिवर्तित हो रहा है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया से ही लवण का निर्माण होता है, यह बात भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब हम इसके अगले लवण बाइकार्बोनेट के बारे में जानेंगे। तो क्षार धातुओं के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं अर्थात जो बाइकार्बोनेट होंगे उसका सूत्र होगा MHCO3। जो भी धातु हम लेंगे जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, तो ये जो धातुओं के बाइकार्बोनेट होते हैं इनको जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। तो यदि हम कॉमन रूप से पूरे धातुओं के बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो वो रिएक्शन होगा 2MHCO3 इज इक्वल टू M2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। और यहाँ पर यदि हम एक उदाहरण ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट तो 2NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो इनके जो बाइकार्बोनेट हैं वो अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनाते हैं और कार्बोनेट लवण में परिवर्तित होते हैं। सभी जो क्षार धातुएं होते हैं उनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रंगहीन क्रिस्टली ठोस होते हैं। जो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। लिथियम अपने परिवार का भिन्न सदस्य होता है, एक अलग असामान्य व्यवहार दर्शाने वाला तत्व होता है। तो लिथियम बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं पाया जाएगा। शेष जितने भी क्षार धातुएं हैं उनके जो बाइकार्बोनेट होंगे वो ठोस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। क्षार धातुओं के जो कार्बोनेट है अर्थात M2CO3 और MHCO3 कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, उनका जो तापीय स्थायित्व होता है वो बहुत अधिक होता है। इसका कारण यही है कि क्षार धातुएं धन विद्युतीय गुण दर्शाती हैं। जिन ऋणायनों के साथ ये रिएक्ट हो रहे हैं तो जब ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं या यौगिक बनाते हैं तो बहुत अधिक स्थायित्व होता है इनके मध्य और स्थायित्व गुण जो है वो बढ़ जाता है। तो CO3 2- और बाइकार्बोनेट जो 1- चार्ज है तो स्थायित्व का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लिथियम अपने परिवार का ऐसा सदस्य होता है जो बाकी सभी तत्वों से कुछ अलग व्यवहार दर्शाता है। ऐसा हमने सभी ग्रुप में जो प्रथम सदस्य है उसके बारे में पढ़ा है। तो लिथियम क्यों ऐसा गुण दर्शाता है अलग सा, ये जानने वाली बात है। तो लिथियम का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है और यदि हम Li+ की बात करते हैं, धनायन की बात करते हैं लिथियम के, तो वो सबसे छोटा धनायन हो जाता है। इसके बहुत छोटे आयनिक आकार के कारण इसकी जो ध्रुवण शक्ति है वो भी बहुत अधिक होती है। लिथियम जितने भी यौगिक बनाता है उनके जो हैलाइड जिनका नेचर हमने देखा कि सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, वह भी इनके ध्रुवण शक्ति के उच्च होने के कारण ही होता है। लिथियम चूँकि आकार में बहुत छोटा होता है तो इसका जो ऋण विद्युता का मान है वो भी अधिक होगा और आकार छोटा होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा का मान भी बहुत अधिक होता है। क्षार धातुएं जो होती हैं भले ही पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आकार वाली होती हैं, लेकिन लिथियम अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है और Li+ सबसे छोटा एक धनायन है, तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। लिथियम में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। अब हम ये जानेंगे कि लिथियम के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो बाकी क्षार धातुओं से इसे अलग बनाते हैं। लिथियम अत्यधिक कठोर होता है, लेकिन बाकी जितने भी क्षार धातुएं होती हैं वो मृदु होती हैं, कोमल होती हैं, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपने लैब में सोडियम का प्रैक्टिकल किया होगा, तत्व का डिटेक्शन करते हैं तो सोडियम की आवश्यकता होती है, सोडियम धातु की, तो उसे काट के दिया जाता है तो आसानी से उसे काटा जा सकता है। इनके जो गलनांक क्वथनांक हैं क्षार धातुओं की तुलना में ज़्यादा होंगे लिथियम के, क्योंकि लिथियम का आकार छोटा होता है और बहुत अधिक कठोर होता है, तो शेष जितने भी क्षार धातुएं हैं उनकी तुलना में लिथियम का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। लिथियम की जो क्रियाशीलता है
वो बाकी सब क्षार धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि लिथियम आकार में सबसे छोटा होता है और ये प्रबल अपचायक की तरह भी कार्य करते हैं, बाकी सब की तुलना में प्रबल अपचायक होते हैं। लिथियम जब वायु से क्रिया करते हैं या वायु में उसका दहन किया जाता है तो वो मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, Li2O के रूप में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होके यौगिक बनाते हैं। क्षार धातुओं में ये देखा गया है कि वे वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन लिथियम जब वायु में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उससे रिएक्ट होता है तो लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो 6Li + N2 = 2Li3N। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड में परिवर्तित होता है। अगला हम देखेंगे लिथियम क्लोराइड किस प्रकार से जल के अणु से जुड़कर हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ये प्रस्वेद्य गुण के कारण होता है। जो लिथियम का क्लोराइड है LiCl है, वो हाइड्रेट के रूप में LiCl.2H2O के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, लेकिन बाकी जो क्षार धातुएं हैं उनके क्लोराइड इस तरह से क्रिस्टलीकृत नहीं होते हैं, हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं। NaClH2O के साथ क्रिया करके किसी भी प्रकार से हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी क्षार धातुओं के बाइकार्बोनेट होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लिथियम जब एथाइन के साथ क्रिया करते हैं तो लिथियम एथाइनाइड नहीं बना पाते हैं, लेकिन शेष जो भी क्षार धातुएं एथाइन या एसिटिलीन के साथ क्रिया करते हैं तो एथाइनाइड बनाने का गुण रखते हैं। लिथियम के जो नाइट्रेट होते हैं जब इसे अपघटित किया जाता है तो लिथियम नाइट्रेट अपघटित होकर लिथियम के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों में विघटित हो सकते हैं, लेकिन शेष जो क्षार धातुएं होती हैं वो नाइट्राइट बनाती हैं और ऑक्सीजन बनाती हैं। तो ये गुण भी इसे बाकी क्षार धातुओं से भिन्न बनाता है। तो इसे हम उदाहरण से समझेंगे। 4LiNO3 यानी लिथियम नाइट्रेट जब अपघटित होता है तो 2Li2O + O2 + 4NO2 में परिवर्तित हुआ, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट को यदि आप विघटन करते हुए देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 और बैलेंस करेंगे तो 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 यानी सोडियम नाइट्राइट में परिवर्तित हुआ। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट 2KNO3 = 2KNO2 यानी पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं किस तरह से लिथियम इन नाइट्रेट से अलग तरीके से विघटित होता है और विघटित होकर लिथियम का ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, और बाकी जितने भी धातुओं के नाइट्रेट हैं वो जब विघटित होते हैं तो नाइट्राइट देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसी प्रकार लिथियम कार्बोनेट का विघटन देखेंगे तो लिथियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो वो अपघटित होता है और Li2O यानी लिथियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाकी जितने भी क्षार धातुएं होती हैं उनके जो कार्बोनेट होते हैं उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है, अर्थात वो आसानी से विघटित नहीं होते हैं। तो Li2CO3 का विघटन देखिए, Li2CO3 = Li2O + CO2। तो कार्बोनेट है, हमेशा याद रखेंगे कि जो कार्बोनेट होता है जब कार्बोनेट विघटित होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो लिथियम कार्बोनेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और लिथियम ऑक्साइड में यह परिवर्तित होता है। लिथियम के जो कार्बोनेट हैं, फ्लोराइड हैं, फॉस्फेट हैं या जो ऑक्साइड होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन बाकी सब जो क्षार धातुएं हैं जब वो ऑक्साइड बनाते हैं या बाकी सब क्षार धातुओं के जो कार्बोनेट हैं, अलग अलग लवण कार्बोनेट, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे जल में विलय होते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार प्रवृत्ति दर्शाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड अपने परिवार में सबसे दुर्बल क्षार होता है। ऐसा क्यों? और जल में इसकी जो विलेयता होती है वो सबसे कम होती है, और बाकी जितने भी धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं वो प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा है और लिथियम जब हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़कर LiOH में परिवर्तित होता है, तो चूंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है लिथियम का और हाइड्रोक्साइड के साथ ये जुड़ते हैं, तो इनके बीच का जो बंध शक्ति है वो बहुत प्रबल होगा, तो OH- देने की प्रवृत्ति कम होगी, जबकि बाकी सारे जो क्षार धातुएं हैं वो लिथियम की तुलना में अधिक परमाणु त्रिज्या वाले होते हैं। तो यहाँ जो ऊपर से नीचे आने पर चूँकि साइज़ बढ़ता है परमाणुओं का, तो OH और धातु के बीच जो बंध बना है वो दुर्बल होता जाएगा। तो OH- देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी क्षार धातुओं में, उनके हाइड्रोक्साइडों में। तो ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रबलता हाइड्रोक्साइडों की बढ़ती जाएगी।